जरा सोचिए, एक ऐसी इमारत जो 4,500 सालों से रेगिस्तान में खड़ी है और उसके रहस्य आज भी दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चकरा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र के महान पिरामिड की। ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, बल्कि ये इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। हम सब ने इनकी तस्वीरें देखी हैं, इनके बारे में किताबों में पढ़ा है, पर एक सवाल है जो आज भी बना हुआ है। आखिर इन्हें बनाया क्यों गया था? क्या ये वाकई सिर्फ राजाओं के आलीशान मकबरे थे, या इनके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी भी थियरी पर पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आखिर किस चीज की बात कर रहे हैं। ये पिरामिड सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये इंजीनियरिंग के वो चमत्कार हैं जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। गीजा का महान पिरामिड, ये करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक से बना है। सोचिए जरा, हर एक ब्लॉक को हाथ से तराशा गया और फिर बिना किसी मॉडर्न मशीन के अपनी जगह पर बिल्कुल सटीक तरीके से सेट किया गया। और इन सभी पत्थरों का कुल वजन लगभग 60 लाख टन। ये तो सैकड़ों बड़े बड़े हवाई जहाजों के वजन के बराबर है। कमाल की बात तो ये है कि कुछ पत्थर तो अकेले ही 50 से 80 टन के हैं। सवाल तो बनता है कि बिना क्रेन और आज की मशीनों के ये सब किया कैसे गया होगा। और जब ये बना था तो इसकी ऊंचाई थी 480 फीट। इस वजह से ये लगभग 4,000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। मतलब ये अपने जमाने की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी, एक ऐसा अजूबा जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन बात सिर्फ आकार की नहीं थी, बात थी अविश्वसनीय सटीकता की। ये पिरामिड ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर दिशा से 1 डिग्री के 20वें हिस्से से भी कम पर अलाइन किया गया है। इसका बेस मतलब आधार एक लगभग परफेक्ट स्क्वायर है। आज की लेजर टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसी सटीकता पाना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर सबसे आम और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी क्या है? वो थियरी जो दशकों से हमें स्कूलों में पढ़ाई गई है कि पिरामिड का मकसद एकदम सीधा और सरल था। हुआ ये कि 1820 के दशक में जब प्राचीन मिस्र की भाषा हायरोग्लिफिक्स को डिकोड किया गया तो लगा कि ये पहेली सुलझ गई है। दीवारों पर लिखी इबारतों से यही पता चला कि ये फ़ैरो यानी कि वहाँ के राजाओं के लिए बनाए गए विशाल मकबरे थे। पिरामिड के अंदर मिली लिखावटें, जिन्हें पिरामिड टेक्स्ट्स कहा जाता है, इस कहानी को और पुख्ता करती हैं। ये बताती है कि मिस्र के लोग का नाम की एक अमर आत्मा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ये पिरामिड फ़ैरो की आत्मा को मरने के बाद सितारों तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन यहीं आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कई ऐसे चेम्बर्स मिले हैं जिन्हें लुटेरों ने कभी छुआ तक नहीं, फिर भी उनके अंदर रखे सार्कोफेजी यानी पत्थर के ताबूत पूरी तरह से खाली थे। तो सवाल ये है कि अगर ये मकबरे थे तो फिर शव कहाँ हैं? इसी एक सवाल ने कई शोधकर्ताओं को जमीन से ऊपर आसमान की ओर देखने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से जन्म हुआ एक नई और बेहद हैरान कर देने वाली थ्योरी का। ये है ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। इसके मुताबिक गीजा के जो 3 मुख्य पिरामिड हैं, उनका लेआउट रात के आसमान में दिखने वाले ओरायन तारामंडल की बेल्ट के 3 सितारों से हूबहू मिलता है, एकदम सटीक। यहाँ तक कि सितारों की चमक के हिसाब से ही पिरामिडों का आकार भी छोटा बड़ा है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? पर इस थियरी में भी एक बड़ा सवाल छिपा है। मिस्र की सभ्यता तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन पिरामिड बनाने का ये दौर सिर्फ कुछ 100 साल ही चला। अगर ये इतने जरूरी थे कि इन्हें सितारों से जोड़ा गया, तो फिर इन्हें बनाना अचानक बंद क्यों कर दिया गया? और यहीं से हम अपनी सबसे रैडिकल और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी पर आते हैं। क्या हो अगर पिरामिड ना तो मकबरे थे और ना ही कोई कैलेंडर, बल्कि असल में एक काम करने वाली मशीन थे, एक पावर प्लांट। शायद इसका एक छोटा सा सुराग पिरामिड शब्द में ही छिपा है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पायरा जिसका मतलब है आग और मिड जिसका मतलब है बीच में, यानी बीच में आग। पर यह आग जलने वाली आग नहीं, बल्कि ऊर्जा यानी एनर्जी वाली आग हो सकती है।
इस थ्योरी के हिसाब से पिरामिड एक बहुत बड़े वाटर पंप की तरह काम करता था। पास की नील नदी से पानी सुरंगों के जरिए पिरामिड के नीचे बने चेंबर में आता था, जिससे एक खास फ्रीक्वेंसी पे कंपन मतलब वाइब्रेशन पैदा होती थी, जो पूरी की पूरी इमारत में गूंजती थी। इसके बाद क्वींस चेंबर में 2 शाफ्ट के जरिए कुछ खास रसायन पहुंचाए जाते थे, जो आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते थे। ये केमिकल रिएक्शन एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर देता था, जो पहले से मौजूद वाइब्रेशंस को कई गुना बढ़ा देता था। और हाँ, यही थ्योरी उन चेंबर्स की दीवारों पर मिले नमक और जिंक के अंशों का भी जवाब देती है। ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस पिरामिड के ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज से बने हिस्सों को चार्ज कर देती थीं। इस प्रक्रिया को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो पूरा का पूरा पिरामिड एक विशाल पावर प्लांट बन जाता था, जो वायरलेस तरीके से ऊर्जा पैदा कर सकता था। पर सवाल है कि इस बिजली का इस्तेमाल कहाँ होता था? इस थियोरी को मानने वाले डेंडेरा मंदिर की एक मशहूर नक्काशी की ओर इशारा करते हैं। इसे डेंडेरा लाइट कहा जाता है। देखने में ये हूबहू एक बहुत बड़े लाइट बल्ब जैसा लगता है, जिसमें सॉकेट, केबल और फिलामेंट तक साफ साफ बने हुए दिखते हैं। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? क्या ये मुमकिन भी है कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी? हैरानी की बात यह है कि हाँ, 1982 में ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर वॉल्टर गार्न ने ये साबित करके दिखाया। उन्होंने सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जो प्राचीन मिस्र में मौजूद थीं, और डेंडेरा लाइट का एक वर्किंग मॉडल बना दिया। उन्होंने साबित किया कि थ्योरेटिकली ये बिल्कुल संभव था। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हमारे सामने 3 बिल्कुल अलग लेकिन अपनी अपनी जगह पर दमदार थ्योरीज हैं। हर एक के पास अपने सबूत हैं और हर एक के अपने अनसुलझे सवाल भी। तो पिरामिड आखिर थे क्या? क्या वो फ़ैरो की आत्मा को सितारों तक पहुंचाने वाले आलीशान मकबरे थे, या धरती पर बनाया गया सितारों का एक नक्शा, या फिर एक ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का सबूत जिसे हम आज समझना बस शुरू कर रहे हैं? सच तो ये है कि हम ठीक नहीं जानते। 4,500 साल बाद भी ये विशाल संरचनाएं अपने राज कसकर अपने सीने में दबाए हुए हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समय की इस रेत के नीचे अभी और कितने रहस्य दफन हैं, जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।